मैं के सिंह जो प्रीवियस टॉपिक आपका जो चल रहा था कंजम्पशन का, जैसा आप देख रहे हैं, तो उसमें जितने भी रूल्स मैंने लिखाए थे उसके अलावा जो बचे हुए रूल्स हैं आज मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सारे जितने भी रूल्स इंपॉर्टेंट हैं सारे रूल्स को ध्यान में दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एग्ज़ाम से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन आप लर्न कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आते हैं आपके तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। अब देखिएगा एक उसी रूल्स के आगे थोड़ा सा और पढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जैसे वेदर लिखा हुआ है, वेदर के बाद क्या आता है और आता है। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर आपका आता है इससे रिलेटेड, थोड़ा सा एग्ज़ाम ठीक ठाक हो तो ये। तो वेदर के बाद क्या आता है आपका, अगला आपका कंजंक्शन क्या आता है और आता है। तो इसी तरीके से आपके जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। आई डोंट नो, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आई डोंट नो वेदर ही कम he will come or not। ये नोटिस करिएगा आप इस एग्जाम्पल को जो मैंने लिखा है। आई डोंट नो या आई डो नॉट नो भी कह सकते हो आप, वेदर ही विल कम और नॉट। तो जो वेदर लिखा हुआ है इसके बाद क्या आ गया आपका और आ गया। और आपके एरर क्या है, यदि वेदर की जगह जनरली जो एरर के रूप में आता है कॉमन एरर के रूप में या स्पॉट एरर कह लीजिए, उसमें आता है कि आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट। ये समझिए कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये रूल है आपका कि यहाँ पर दैट लगाते हैं तो आपका अमूमन बहुत छात्रों का होता क्या है कि उनका आंसर्स क्लियर हो जाता है तो वो सोचते हैं कि ठीक है और वो ग्रामेटिकली सही है तभी आप सही मानिएगा, नहीं तो कुछ वर्ड्स आपके भले ही दूसरे वर्ड के स्थान पर आ जाए तो अर्थ के हिसाब से वो सही लगते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर थोड़ा सा यही हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आई डो नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो वेदर के साथ क्या आता है कंजंक्शन और। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपके और भी रूल्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका अगला रूल आपका एक और नोट कर लीजिएगा, जैसे मैं बताऊँ, जैसे एक आपका एज के बाद एज आता है और सो के बाद भी क्या आता है एज आता है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। जनरली आपका जो बेसिक रूल है आपका, या जो इंग्लिश के बढ़िया ग्रामरियन है जैसे नेस्फेल्ड साहब हो गए और रेन एंड मार्टिन हो गए, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एज के इसका यूज आप किस में करते हो, पॉजिटिव सेंटेंस में, आप चाहे अफर्मेटिव कर लीजिए। और सो एज आता है तो ये आपका जनरली नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है इसका यूज। लेकिन काफ़ी ऐसे विद्वान हैं या कुछ बुक्स ऐसी हैं इंडिया के ग्रामरियन के द्वारा जो लिखी गई है, तो कुछ विद्वान आपको ऐसा भी कहते हुए या लिखने वाले मिल जाएंगे कि जिन्होंने एज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी किया है। आप एसएससी को ध्यान में रखते हुए एज का यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव कर लीजिए और सो एज का केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेगा, आपकी एरर कहीं बिल्कुल मतलब होगी नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान दे लीजिए। अब इसमें एक रूल क्या है दूसरा, कि जब भी एज का यूज करो और इनका अर्थ क्या है, इतना जितना या ऐसा जैसा कह लीजिए, और यही अर्थ इनका है, ये नेगेटिव सेंटेंस का। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपका ये है। अब और दूसरी चीज़ इसमें दो तीन चीज़ें नोटिस कर लीजिएगा कि एज के बीच में जब भी यहाँ आएगा एडजेक्टिव वो किस डिग्री का होगा, पॉजिटिव। ये दिमाग में रखिएगा। चाहे सो एज के बीच में एडजेक्टिव जो आएगा वो किस डिग्री का होगा, पॉजिटिव डिग्री का। बस ये आपको नोटिस करना है। इनके बाद नाउन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नाउन नहीं आता है, एडजेक्टिव अकेला आता है, तब भी पॉजिटिव डिग्री का होगा। और चाहे नाउन आ भी जाए सिंगुलर काउंटेबल, तब भी वो एडजेक्टिव कैसा होगा, पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ से आपको कोशिश क्या करनी है कि एज इज यूज्ड स्पेशली इन पॉजिटिव सेंटेंस, व्हाइल सो एज इज यूज्ड स्पेशली इन नेगेटिव सेंटेंस। समटाइम्स एज may be used in negative sentence but it is not universally accepted, ऐसे मान लीजिएगा।
तो इस तरीके से आपका है ये, तो दिमाग में रखिएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। अब यहाँ से आप देखें, जैसे कह दिया जाए ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, ये लिखा है। दूसरा देखिएगा, यदि मैं नेगेटिव कर दूं तो ही इज नॉट सो गुड एज हिज फ्रेंड। तो नेगेटिव सेंटेंस है आपका, तो सो एज आ गया, पॉजिटिव है तो एज आ गया। तो मैंने क्या बोला कि एज के बाद एज का कॉम्बिनेशन और सो के बाद भी एज आता है। तो ये थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये भी एक तरीके से आपको नोटिस करना है, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। एक मैं अच्छी चीज़ बता दूं, यदि मैं इसको आर्टिकल से रिलेट कर दूं, कहने का मेरा मतलब है कि चाहे किसी सेंटेंस में एज का कॉम्बिनेशन हो या सो एज का हो, इस कंडीशन में या एक TOO भी होता है, इन तीनों वर्ड्स का यूज़ किसी सेंटेंस में होता है। उनके बाद एडजेक्टिव तो आता है पॉजिटिव डिग्री का, लेकिन उसके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने की वजह से जो भी आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन जैसा भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको आप प्लेस करते हो तो उस नाउन के पहले आएगा, ना कि एडजेक्टिव के पहले उसका प्लेसमेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ये भी ठीक ठाक क्वालिटी के एग्जाम्स हैं, CCL जैसे एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा उसको, यदि मैं इसी सेंटेंस को कह दूं, ही इज एज अ गुड बॉय एज हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे नोटिस करेगा, यहाँ पर एज आ गया, इसके बाद एडजेक्टिव तो आएगा पॉजिटिव डिग्री का, बट यहाँ पर आर्टिकल भी आ गया। वो कैसा आर्टिकल आ गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल एक रूल, यदि मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख देता, ही इज अ गुड बॉय, तो ये अपने आप में सही है, ही इज अ गुड बॉय। बट यहाँ पर क्या है कि मैंने लिखा कि यदि एज आता है या सो एज नेगेटिव सेंटेंस में आता है और उनके बाद एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो उस नाउन के लिए आर्टिकल भी एन आएगा। बट आर्टिकल का प्लेसमेंट यदि ये वर्ड ना होता तो ये आर्टिकल यहाँ सही था, बट इस वर्ड के आने की वजह से कैसा है, ये गलत हो गया है। तब यहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज यहाँ पर ना करके, ये ग्रामेटिकली कैसा है, रॉन्ग है। इसको होना क्या चाहिए, इसको तरीका ये आपका ये होना चाहिए। ये भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, तो देखिएगा, ही इज एज गुड अ बॉय एज हिज फ्रेंड, ये आपका सही हो जाएगा। और ये कैसा है आपका, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आर्टिकल यहाँ नहीं आया और यहाँ आने की वजह से गलत है। और ये ना होता, सीधा ही इज अ गुड बॉय लिखना होता, तो आर्टिकल का प्लेसमेंट सही जगह था। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा, मैंने वहाँ नोटिस कर दिया कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब अगला रूल आप देखिएगा, स्कैर्सली के बारे में संभवतः मैंने कल प्रीवियस चैप्टर में की थी कि हार्डली या स्कैर्सली के बाद क्या था, वैन या बिफोर आता है। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि वैन का इस्तेमाल ना करके आप बिफोर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये इंग्लिश के बड़े विद्वान हैं जिसका नाम जैसे नेस्फील्ड साहब है, उन्होंने हार्डली या रेयरली या वेयरली कह लीजिए, स्कैर्सली, बल्कि हार्डली या स्कैर्सली के बाद उन्होंने बिफोर को ज़्यादा बेहतर माना है। हालांकि जनरली दोनों वर्ड्स आपके कैसे हैं, सही मान लिए जाते हैं कि हार्डली और स्कैर्सली के बाद जब अगला वर्ड आपका कंजंक्शन ग्रुप में आता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो वो आपका वैन या वेदर होता है, सॉरी वैन या बिफोर होता है। जैसे मैं उसी के बारे में लिख लूँ कि हार्डली या स्कैर्सली के बाद जब अगला कंजंक्शन आएगा तो के बाद क्या करते हो आप, व्हेन या बिफोर का यूज होता है। ये है आपका रूल। ये अब जैसे देखें कि ही हैड
he had hardly reached home, he had hardly reached home before, या when भी कह सकते हो आप, it started raining। ये आपका लिखा हुआ रेनिंग लिखा है। He had hardly reached home when before it started raining। तो आपका हार्डली की वजह से क्या आपका अगला कंजंक्शन आ गया when या before। ये दोनों कंडीशन में कैसे हैं, चाहे ये लगा लीजिए चाहे बस से जनरली इसको और कुछ विद्वान इसको मानते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों को सही मान लिया जाता है। क्लियर है। और यदि मैं एक वर्ड आपने कभी सुना हो तो एक वर्ड होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब एन लिखा हुआ है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अर्थात किसी वर्ब का यूज, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, इनका यूज यदि आप सब्जेक्ट के पहले करते हो तो इसको हम लोग इन्वर्जन का रूप मानते हैं, या इन्वर्टेड फॉर्म में वो सेंटेंस माना जाता है। यदि मैं इस सेंटेंस को, आपने पढ़ा भी होगा कुछ बुक्स में, कि यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूँ, इसी वर्ड से ही सेंटेंस की शुरुआत कर दूँ, माना कि मैं यहाँ पर जैसे देखूँ, कह देता, समझ लीजिएगा, हार्डली ही हैड नहीं होता। फिर यदि इतने चीज़ को मुझे लिखना होता, मैं इन्वर्जन वाले में, इन्वर्टेड फॉर्म में कह लीजिए आप, चाहे इन्वर्जन कह लीजिए, यदि मैं इसी सेंटेंस को लिखता तो कैसा होता आपका, हार्डली हैड ही, ये आपका बनता, और बाकी रीच्ड, इतना पूरा सेंटेंस यहाँ आ जाता। आई मीन हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। एक तरीका ये है, लेकिन ये कैसा है, इन्वर्जन वाला फॉर्म है या इन्वर्टेड फॉर्म है, तो सेंटेंस ये भी सही ये भी है। ओवरऑल क्या है कि हार्डली यदि पहले वाले सेंटेंस थे तो उसके बाद अगले सेंटेंस की शुरुआत किन कंजंक्शन से होगी, व्हेन या बिफोर। बोथ कंजंक्शंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट नाउअडेज। ये है आपका, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट करिए थोड़ा, इसके बाद मैं अगला रूल और भी बता दे रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। ये इस तरीके से आपके रूल्स आपको एग्जाम में अक्सर मिलते हैं, देखने के लिए। अब अगला नोट कर लिया होगा। अगला रूल आपका और भी है, बता दे रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण है मैं उनको लिखा दे रहा हूँ। इस चैप्टर में सारे आपके महत्वपूर्ण रूल्स क्लियर कर देंगे आज। अगला देखिएगा, अगला आपका है रादर या अदर के बाद किसका यूज होता है आपका, रादर या रादर भी कह लीजिए, या अदर के बाद क्या आता है, देन आता है। और याद रखिएगा, अक्सर गलतियां क्या करते हैं हम लोग, रादर या अदर के बाद वो लोग एग्जाम में क्या कौन सा कंजंक्शन देते हैं, बट देते हैं। ये है आपका, तो रादर या अदर के बाद अगला आने वाला जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, देन होगा, ना कि बट या यट या और भी अन्य सब। ये नोटिस कर लीजिएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, और लिखिएगा, आई हैव नो अदर ऑप्शन ऑब्जेक्ट, ऐसा कह लीजिए, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट अ जॉब। ये है आपका। अब यहां थोड़ा सा नोटिस करें आप कि आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट अ जॉब। अब यदि देन की जगह वो लोग एरर के रूप में क्या देते हैं, इसकी जगह एरर के रूप में आप वो क्या लिख देंगे, बट लिख देंगे, तो जो कि कैसा है वो गलत है। यही वर्ड कैसा है, सही है। अर्थात आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट, मेरे पास कोई अन्य चीज नहीं है सिवाय, या ऑप्शन भी कुछ भी लिख देते हैं, देन टू गेट अ जॉब, सिवाय एक जॉब को पाने के, है ना। देन का भी मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, ये भी अर्थ होता है यहाँ पर। तो ये थोड़े से नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका अगले कंजंक्शन की मैं बात करूँ मैं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप अगला कंजंक्शन और देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि
दो या ऑल्दो, दो या ऑल्दो के बाद क्या आता है? दो या ऑल्दो के बाद, दो या ऑल्दो के बाद क्या आता है? या तो यट आएगा या कॉमा कह लीजिए आप, कॉमा का यूज होता है। ये गौर कीजिएगा। तो दो या ऑल्दो के बाद यट या कॉमा आता है, और गलती क्या होती है? बट लिख करके, बट लिख दिया, लिखा रहता है। बट लिखा रहता है किसके स्थान पर? इनके स्थान पर, जो कि कैसा है? गलत है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि दो या ऑल्दो के बाद जब भी अगला कंजंक्शन आएगा तो या तो यट होगा या कॉमा होगा। हाँ, यदि कोई दो सेंटेंस है और आगे सेंटेंस किसी भी, पहला सेंटेंस कॉमा से स्टार्ट होता नहीं है, माना कि दो ऑपोजिट सेंटेंस है, और यदि वो इन कंजंक्शन से जुड़ेंगे तो फिर इनके साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर सीधे दो आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं, आपकी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो उनको आप किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करते हो तो बट अकेला लिख सकते हो आप, लेकिन इनके साथ बट नहीं आता। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे दो या ऑल दो एक ही चीज़ है, कोई भी लिख डालिए। दो ही इज रिच, यट ही इज, या इज भी कर सकते थे, यट ही इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। वह धनी है लेकिन कैसा? फिर भी बेईमान है। और डिसऑनेस्ट नहीं लिखना था, कोई दूसरा वर्ड लिखते आप तो लिख दिया जाता कि वह धनी है लेकिन कैसा है? वो कंजूस है। तो कंजूस की आप कंजूस के लिए आप लिख सकते थे जो वर्ड माइजरली, एडजेक्टिव होता है। माइजर याद रखिएगा, माइजर जो वर्ड है आपका वो नाउन होता है, और माइजरली वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। और याद रखिएगा, इन अ माइजरली मैनर, ये एडवर्ब के रूप में यूज होता है। तो याद रखिएगा, माइजर अकेला लिखा है MISER। माइजर वर्ड क्या होता है? एक नाउन होता है, उसके पहले AN आता है यदि आप इसका इंट्रो देते हो, इंट्रोड्यूस करते हो किसी का। तो ये दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर यदि वो बट लिखते हैं, आप यट नहीं लिखना है तो इसकी जगह आप या तो कॉमा लगा लो, लेकिन बट लिखोगे तो ये कैसा हो जाएगा? कॉमा। क्लियर? ये आपका है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल आपका और भी है, बोल दे रहा हूँ मैं भी। जैसे कह दिया जाए आपका इतना नोट हो ही गया है, तो अगला, हाँ, बोथ के बाद एंड आता है। मैंने ये प्रीवियस चैप्टर में चर्चा कर ही ली थी। अब आप दो तीन गिने चुने और रूल्स होता है तो उनको नोट कर लीजिएगा। वैसे एक सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा लिटिल और एनीथिंग, या लिटिल इफ एनीथिंग, या लिटिल और नथिंग, ये भी एक आपका कंजंक्शन के रूप में होता है, इसका भी याद रखिएगा। और जैसे सच की बात करूँ, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। सच के बाद क्या आता है? एज भी आता है, एज तथा देन दोनों यूज होते हैं। ठीक है? ये सच के बाद क्या आता है? एज और देन दोनों यूज होते हैं। कब सच के बाद एज आएगा और सच के बाद कब देन आएगा। ये इसको थोड़ा सा मैं लिखिए, मैं बता रहा हूँ कि सच के बाद एज या देन का यूज कब करना है। तो लिख डालिए, सच के बाद यदि वर्ब का यूज हो तो इसके बाद क्या आता है? दैट आता है। तो याद आपको क्या रखना है कि सच के बाद यदि क्या हो? आपकी वर्ब आए तो इसके बाद फिर वर्ब के बाद क्या होता है? देन आता है। ये जैसे आप एग्जाम्पल में थ्रू समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल दिखाया जाए आपको, देयर वॉज सच अ नोटिस, देयर वॉज, या देयर वॉज सच अ नॉइज कर लीजिए, देयर वॉज सच अ नॉइज, देयर वॉज सच अ नॉइज दैट we could not
हेयर और सेल्फ, ये आपका एग्जाम्पल है कि देयर वॉज सच अ नॉइज दैट वी कुड नॉट हेयर और सेल्फ। कहने का मतलब वाकई इतना शोर था कि हम अपने तक को, अपने आप को या खुद को सुन नहीं सके। तो यहाँ पर दैट के बाद अगले सेंटेंस में वर्ब आई है आपकी, इसलिए सच के बाद क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है, और सच के बाद दैट यदि नहीं आता, सच के बाद यदि दैट नहीं आता, तब क्या करोगे आप, फिर आपको एज लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है आपका कि सच के बाद यदि दैट नहीं आता है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एज भी लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका एक रूल बनता है आपका। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, हर एलिमेंट वॉज नॉट सच एज, हर एलिमेंट वॉज, हर एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब बीमारी से मतलब होता है, ऐसा कह लीजिए। हर एलिमेंट वॉज नॉट सच एज, हर एलिमेंट वॉज नॉट सच, हर एलिमेंट वॉज नॉट सच एज टू कॉज अस एंजाइटी, as to cause us anxiety। एक ये लिखा है, अर्थात उसकी बीमारी इतनी नहीं थी, ऐसी नहीं थी जो हमारी चिंता का कारण बने। अर्थात तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सिंपल सा तरीका, सच के बाद यदि दैट आए तो कोई वर्ब आती है, सच के बाद एज आता है तो उसके बाद कोई वर्ब नहीं आती। एक तरीका ये है आपका। ठीक है, और एक और भी दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सच वाली क्लॉज में कारण बताते हैं और इसमें आपको इस तरीके से रीजन भी बताया जाता है कि रिजल्ट बताता है। ये भी एक तरीका होता है। और कभी कभी हाँ, तो इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप एक रूल और देख लीजिएगा, टिल और अनटिल, एक दिमाग में और रख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं रेज कर दूँ इसको। तो ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, सच के बाद ये आता है। और कभी कभी समानता वाली चीज़ें दिखाते हैं तो सच के बाद वर्ब आती है, लेकिन एस भी आता है। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए कि एक वर्ड आपका टिल हो गया, एक आपका अनटिल भी होता है, और एक अनलेस भी होता है, ये आपका। तो टिल का मतलब हो गया तब, तक बल्कि कह लीजिए। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, इसका अर्थ। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आपके एक दूसरे के स्थान पर आप रिप्लेस कर सकते हो, अर्थात एक दूसरे के स्थान रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसेबल हैं एक दूसरे के स्थान के लिए। और ये दोनों वर्ड्स किसको बताते हैं, टाइम को। और ये किसको बताता है आपका, अनलेस, ये कंडीशन को बताता है। ये मेन आपका डिफरेंस है दोनों वर्ड में। कभी कभी इसको हम लोग टाइम एक्सप्रेशन वर्ड मानते हैं, ऐसा है नहीं। तो अनलेस जब भी आता है तो कंडीशन बताता है, और आपका टिल अनटिल आता है तो टाइम बताता है। ये दिमाग में रखिएगा, और इनके अर्थ मैंने बता रखे हैं। टिल की जगह अनटिल कर लीजिए, हालांकि अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है, ये क्लियर है। तो जैसे आप देखें, यू हैव टू स्टे हेयर टिल, या अनटिल भी कर सकते हो आप। आई कम बैक या आई रिटर्न कर लीजिए, एक ये लिखा हुआ है। अर्थात यू हैव टू स्टे हियर टिल या अनटिल आई रिटर्न, अर्थात आपको यहीं ठहरना है जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, या जब तक वापस ना आ जाऊँ, या मेरे वापस आने तक आपको यहीं ठहरना है। तो आप दोनों वर्ड्स आप लिख सकते हो, बोथ आर सेम मीनिंग।
बट दिस वर्ड इज पॉजिटिव और दिस वन इज इन नेगेटिव सेंस। क्लियर है? तो ये कैसा रिटर्न होगा, तो कोई ना कोई टाइम होगा, अर्थात टिल इनके बाद याद रखिएगा, टिल एंड टिल के बाद आने वाला जो भी क्लॉज होता है, ये जो भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होता है, वो हमेशा कैसा होता है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा अनलेस, एक और देख लीजिएगा, तो मैंने सारे एग्जाम्पल देके समझा दिया है आपको और ठीक से समझ में आ भी गया होगा, एक बार पढ़िएगा और ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल यहाँ पर आपका जो अनलेस है, तो अनलेस किसको दिखाता है, कंडीशन को, जिसका मतलब होता है इफ़ नॉट या यदि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ, और जैसे एग्जाम्पल एक लिख दिया जाए कि ही और यू कैन नॉट सक्सीड, you cannot succeed unless you work hard। ये है आपका unless you work hard। अब you cannot succeed, cannot succeed, succeed की जब ये वर्ब है, चूंकि मेन वर्ब है, सफल होना होता है, चाहे get success, इसके इक्वल में होता है। you cannot succeed, एक चीज और बता दूं मैं, और यदि आपका जो नॉट लिखा हुआ है कैन नॉट, तो कैन नॉट को आप चाहें तो आप कांट भी लिख सकते हो, तो ये तो सब जानते हैं बच्चे, लेकिन ग्रामेरियन ये भी मानते हैं कि यदि आप कैन नॉट को ऐसा लिखते हो थोड़ा सा स्पेस देकर के, तो ये जनरली स्टाइल ऑफ राइटिंग इस तरीके की कैसी मानी जाती है, रॉन्ग मानी जाती है, गलत होती है। तो आपको इसको साथ में लिखना है, बाकी डू नॉट आप अलग अलग प्लेस दे सकते हैं स्थान। क्लियर है? ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे कांट लिखो चाहे लिखो, कैन नॉट साथ लिखेगा। और तो यहाँ पर यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, आप सफल नहीं हो सकते हो जब तक कि, मतलब कह लीजिए यदि नहीं, यदि आप मेहनत से काम नहीं करते हो, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कंडीशन दिखा रहा है। और याद रखिएगा ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब, यहाँ हार्ड आया वर्ब के बाद, तो ये आपका एडवर्ब है, याद रखिएगा, मेहनत से, कठिनाई से, है ना, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कंजंक्शंस के बारे में मोटे तौर पर दिया है और मेन जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे, तो आपकी क्लास में ये चैप्टर आज का यही समाप्त होता है। और अगली क्लास जब भी आपकी होगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। ओके बाय।